ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, ज़रार खोड़ो, वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अपने मुल्क में सफाई सुथराई के हवाले से, और यहाँ पर जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ी है, हमारे गवर्नेंस का जो इशू है कि हम कचरा कितना जनरेट करते हैं, उसे ठिकाने लगाने के लिए हमने क्या कोशिशें की हैं, क्या कोशिशें हम कर सकते हैं। पाकिस्तान से जो लोग बाहर रहते हैं, यहाँ आते हैं, हम ख़ुद भी जब बाहर जाते हैं, ये चीज़ हमें सबसे पहले हम नोटिस करते हैं कि बाहर मुल्कों में जब कचरा नज़र नहीं आता, ख़ास करके कराची के लोग जब बाहर जाते हैं, तो ये आपको सबसे पहले चीज़ हिट करती है। घूम फिर के जब आप वापस आ रहे होते हैं, तब भी आपको सबसे पहले ये चीज़ हिट करती है कि हमारी सड़कें हैं, हमारा जो शहर है, उसमें गंद कचरा कितना बढ़ गया है। तो मैं अपने गेस्ट को आपसे इंट्रोड्यूस करता हूँ। हमारे साथ हैं सबसे पहले एंजल इमदाद, यंग लोगों के साथ काम करती हैं, यूथ इनिशिएटिव में बहुत बिलीव रखती हैं, CEO हैं इरवर्दे नामी एक कंपनी की। ये स्पेनिश का लफ्ज़ है, आपने मुझे बताया, और इसका मतलब है गो ग्रीन, और आप रिसाइकलिंग के हवाले से काफ़ी काम करती हैं। एंजल से बात करेंगे कि हमारे यहाँ यंग लोग नए इनिशिएटिव कम्युनिटी लेवल पे क्या डिफरेंस उससे फ़र्क पड़ रहा है। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं उमर गजनवी। आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में। प्राइवेट सेक्टर से आपका ताल्लुक़ है, आपने कई इनिशिएटिव्स पे कोशिश की है, कहीं पे सक्सेस हुई, कहीं पे चैलेंजेस आए, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा, हमारे यहाँ सबसे बड़ा जब आप लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं जी गवर्नमेंट जो है सारा इन्हिसार उस पर है। आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है, बाकी दुनिया में भी वो एक रोल प्ले करते हैं, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। अगर मैं सबसे पहले आपसे कहूँ कि ये तो हमें पता है, हमारी एक रविश है पूरे पाकिस्तान में कि हम अपना अगर घर साफ भी करते हैं तो कचरा उठा के बाहर फेंकते हैं। मैं भी करता हूँ। आप यार मैं कहने में क्या सुधर जाए। ओके फाइन। ये हमारी एक लोगों की एक आदत है, ठीक है ना। अच्छा, अक्सर जगहों में मैंने देखा है जहाँ पे वो ट्रैश कैन पड़ा भी होता है, तो इनवेरिएबली मैंने देखा है कचरा उसके अंदर नहीं होता, उसके इर्द गिर्द पड़ा हुआ होता है। इसकी वजूहात हैं, मैंने इसमें खोजना भी की है। सबसे पहले अगर ये बताएं कि हमारा मैग्नीट्यूड है क्या, हम कितने मिलियन टन कचरा जनरेट करते हैं, वो जाता कहाँ है? ओके, तो अगर मैं शुरू करूँ, सबसे पहले जो अगर एक मेट्रिक हम देखें कि पर पर्सन हम कितना कचरा बनाते हैं, तो ऑन एवरेज पाकिस्तान में 0.7 to 0.75 जनरेशन है पर कैपिटा। तो एक इंसान दिन में 0.75 kg म्यूनिसिपल वेस्ट बनाता है। इसमें उनका जो दूसरा सीवरेज वेस्ट और ये सब नहीं शामिल, ये सिर्फ म्यूनिसिपल वेस्ट की बात हो रही है। अगर आप अमीर इलाकों में चले जाएंगे तो वहाँ पे वो वेस्ट 1.5 से 2 किलो पे भी पहुँच जाएगा पर पर्सन, और अगर आप ज़्यादा गरीब इलाके में देखेंगे तो वहाँ 0.5 किलो में भी 0.4 kg जो है वो वेस्ट जनरेशन है। ये अभी मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ जमा करके जो कुछ जमा होता है, आई बिलीव कोई 70% क्लेम है सिटी मैनेजमेंट का इन कराची के वो उठा लेते हैं उसका वेस्ट। तो वो जमा होता है और फिर वो मुख्तलिफ साइट्स हैं अक्रॉस कराची, नॉर्थ कराची के अंदर ज़्यादातर हैं, जाम छाकरो, गोंद पास और सुरजानी टाउन पे, ये 3 मेजर लैंडफिल्स हैं। लेकिन आपको हर नाले में भी लैंडफिल नज़र आएगा। बलोच कॉलोनी के ऑपोजिट भी अब लैंडफिल सही बन गया है, एक सीव्यू के ऊपर भी है। तो जगह जगह कचरा जमा है और ये एक चीज़ इस्तेमाल की जाती है अक्सर औकात कब्ज़ा करने के लिए भी ज़मीन पे। तो अगर आपको किसी ज़मीन को लेना है, बेस्ट तरीका ये है कि उसके ऊपर ला के कचरा फेंकना शुरू कर दें और थोड़ी देर में वहाँ कब्ज़ा हो जाएगा। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा माफिया है। कचरे से कब्ज़ा कैसे होगा? कचरे के करीब कोई और नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता आपके अपने लोग वहाँ पे आते रहते हैं, वहाँ छांटी शुरू हो जाती है, फिर वो गढ़ बन जाता है, फिर रैंडम लोग जिनका उधर उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा वो भी अपना कचरा ला के वहाँ डालना शुरू कर देंगे। छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने मोहल्लों के लिए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स, वो अक्सर औकात जमा करेंगे, जो काम की चीज़ें हैं प्लास्टिक, मेटल, पेपर, कार्डबोर्ड, वो अलग करने के बाद बाकी सब ऐसे ही किसी डंप में फेंक दिया जाएगा। अच्छा, आप बता रहे थे कि कराची में जब आपने एक मरहले पे कचरा उठाना शुरू किया तो बहुत सारे लोग आगे भाई कि ये क्या कर रहे हो, और डेथ थ्रेट्स मिलना शुरू हो गई कि ये कचरा जो है आप यहाँ से ऐसे नहीं उठा सकते। इस पर मैं आपसे थोड़ा सा बात करूँगा। एंजल, अगर थोड़ा सा ये बता दें कि आप इस तरफ क्यों आई, कैसे आई, और अभी ये जो चंद साल आपने इसमें लगाए हैं उसमें वेयर हैव यू मेड अ डिफरेंस? सो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं फॉर्चुनेट ही कहती हूँ, आफ्टर द कंप्लीटिंग माई MS प्राइम मिनिस्टर की इंटर्नशिप प्रोग्राम्स चलते थे, तो आई गॉट इंटर्नशिप एट SEPA, which is Sindh Environmental Protection Agency.
तो वहाँ पे जब गवर्नमेंट साइड के साथ काम करके देखा कि फ्लॉज भी क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी क्या है, एंड व्हाट आर द गैप होल्स, क्या है गैप्स बीच में जिसको फिल किया जा सकता है. तो दैट वाज माय पेन पॉइंट. एंड मेनली हॉस्पिटल, अभी जैसे सेशन से पहले आई वाज टॉकिंग टू मिस्टर उमर एज वेल कि हॉस्पिटल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया था सीपा के साथ मैंने. तो आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस. तो वहाँ पे जब देखा कि यही सारा वेस्ट बायोहजार्डियस वेस्ट और वो बाहर डंप हो रहा है, एंड देन वो रिसाइकल होकर उससे बच्चों के टॉयज भी बन रहे हैं, द सिरिंजेस आर गेटिंग रिसाइकल्ड अगेन. एग्जैक्टली शनीरा अकरम ने जो है वो बड़ा ट्वीट भी किया था. So that was my pain point, and I'm specialized in biohazardous waste only. So I'm incinerator expert as well. I have worked, headed few of the waste management companies in the past too. तो वहाँ से एक वो आया कि ये मसला जो है वो सॉल्व करने की ज़रूरत है. तो एजुकेशन से मेनली स्टार्ट किया, बिकॉज वी आर नॉट टॉट या हमें पता नहीं है. जैसे मिस्टर उमर मेंशन कि कोई भी अपना, जैसे आपने भी मजाक में कहा कि मैं भी कर देता हूँ, सो हमें बचपन से सेंसिटाइज नहीं किया गया इसके हवाले से. तो मेन हमारा जो फोकस है वो वहाँ पे है कि एजुकेशन सेक्टर्स में भी, हॉस्पिटल्स में भी, इंडस्ट्रीज में भी, दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट एक पर्टिकुलर सेक्टर का ये काम नहीं है. इट इज़ आवर वेस्ट एंड दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल. सो एज यू आस्क्ड कि कितना डिफरेंस क्रिएट कर चुके हैं यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स एंड सोसाइटीज़ के अंदर भी हमारा काम चलता है. सो वन वन कन्वर्सेशंस भी, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट ऑन पॉइंट, ताकि वो बाहर जाके काम का निकल जाए, बाकी सब ना फेंक जाए. तो इसके ऊपर काम हम काफ़ी कर रहे हैं. वी आर वर्किंग विद मल्टीपल सेक्टर्स राइट नाउ, सो ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस एज अ बिगर मैग्नीट्यूड. ये तो इट्स अ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो थोड़ा सा बिजनेस मॉडल समझाएंगे, तो मुझे समझाएं इसकी मतलब इकोनॉमी क्या है आपके लिए. श्योर. सो यस, इट्स अ फॉर प्रॉफिट कंपनी, बिकॉज जब हम कुछ भी करें, जब तक खुद सस्टेनेबल नहीं होंगे तो भी लॉन्ग टर्म काम नहीं चल पाएगा. सो दैट इज व्हाई. सो द बिजनेस मॉडल इज लाइक, जैसे नॉर्मल मैं कहती हूँ आसान अल्फाजों में, हम डिजिटलाइज कबाड़ी वाला है. सो जैसे कबाड़ी वाला वर्क करता है, वी डू द सेम सर्विस, लेकिन एज मिस्टर उमर मेंशन कि वो अपने काम की चीज निकालते हैं, बाकी सब सड़क पे छोड़ जाते हैं, बट हम कुछ पीछे नहीं छोड़ते. वी कन्वर्ट एवरी ग्राम ऑफ वेस्ट इनटू समथिंग यूजफुल. सो दैट्स हाउ वी वर्क. लाइक व्हाट, क्या? फॉर इंस्टेंस जैसे फूड वेस्ट हमारे मेनली सड़कों पे बच जाता है, बिकॉज उसको कंपोस्ट, एग्जैक्टली कंपोस्ट बनाने में या डिफरेंट चीजों में उसमें टाइम लगता है. इट टेक्स सो मच ऑफ एफर्ट. सो वी मेक कंपोस्ट एज वेल. फिर एनिमल फीड के ऊपर भी हम काम करते हैं, वो भी हम बनाते हैं. देन उसके बाद ये हमने फूड वेस्ट को कर लिया. देन शॉपर्स पीछे बहुत ज्यादा रह जाते हैं, तो शॉपर्स की भी हम रिसाइकलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं. उसके मल्टीपल आगे चीजें बन सकती हैं, जैसे मैनहोल कवर्स के ऊपर हमने काम किया, उसके मैनुअल कवर्स बन सकते हैं शॉपर से. जी बिल्कुल, प्लास्टिक वेस्ट, एंड दैट्स नॉट वैल्यूएबल. उस डिफिकल्ट है रिसाइकिल करना. तो इनवैल्यूएबल वेस्ट को हम ऐसी चीजों में ही कन्वर्ट करते हैं जिसकी कम वैल्यू हो. फर्नीचर भी बनाती हैं हम, फर्नीचर भी बनाते हैं, लेकिन वो हम प्लास्टिक से नहीं बनाते. वी कन्वर्ट द वुड वेस्ट इनटू प्लास्टिक, जो जलने के लिए चला जाता है, एंड इट एमिट्स सो मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा, ये सब आप काफी ये माइक्रो लेवल पे है ना? अभी हमारा माइक्रो लेवल पे है, बिकॉज इट्स बीन 3 years दैट वी आर वर्किंग, बट स्टिल दैट्स अ गुड थिंग. लेकिन आप रोड से तो नहीं उठा रहे ना आप, मतलब डिफरेंट, मतलब रेस्टोरेंट्स, बिजनेसेस. दैट्स द पॉइंट. हम यही समझाने की कोशिश करते हैं, जब कचरे को पड़ा हुआ टाइम हो जाएगा तो बायोडिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी उसके अंदर, एंड उसकी यूजेबिलिटी, एग्जैक्टली उसकी यूजेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, एंड इट विल बी कॉस्टली एज वेल. तो हम डायरेक्ट पिकअप करते हैं, हम वेस्ट कलेक्शन की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं सोसाइटीज के अंदर भी, इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी. रेस्टोरेंट से हम डेली पिकअप करते हैं बहुत ज्यादा वेस्ट, क्योंकि कराची वाले से खाते हैं तो बहुत ज्यादा वेस्ट हम जनरेट करते हैं. अच्छा उमर, ये देखें, ये जो यूथ के लेवल पे काम करना, कम्युनिटी के लेवल पे, ये तो बहुत अच्छा है. मतलब तब्दीली ऐसे ही आएगी ना, कतरा कतरा बनेगा समंदर. आपका जो एक कचरे का समंदर बना दिया है. अच्छा, आपका एक्सपीरियंस है पाकिस्तान लेवल पर है, आप बाकी शहरों का भी आपने देखा है. थोड़ा सा ये बताएं कि जो मैग्नीट्यूड है इसका, हम घूम फिर के फिर गवर्नेंस पे हम आएंगे. आपने क्या देखा है पिछले 10-15 सालों में, जब प्राइवेट सेक्टर से आप जाते हैं? हमारे यहाँ गवर्नमेंट या सिटी गवर्नमेंट्स जो हैं, चाहे लाहौर हो, कराची हो, उन्होंने जब इसको टैकल करना शुरू किया तो सबसे बड़े चैलेंजेस क्या आए हैं? जो बिगेस्ट चैलेंज रहा वो ये था कि जो क्वांटम की अभी पहले बात हुई थी, तो तकरीबन कराची में जो क्लेम्ड प्रोडक्शन है वो 15,000 टन है. अब वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन से पॉपुलेशन फिगर से देख रहे हैं, किसकी सुन रहे हैं. बट एनीवेज, लेट्स से 15,000 जो है एक नंबर ऑफिशियली, वील स्टिक विद दैट. वो 15,000 टन एक पोर्शन है वेस्ट का. सूरेज वेस्ट अलग है, इंडस्ट्रियल अलग है, कमर्शियल अलग है, ये सब अलग होता है. फिर फार्मिंग का यहाँ पे बहुत जनरेशन है. लांडी जो एक जिस प्रोजेक्ट पे हमने काफ़ी अरसे काम किया,
वो हज़ारों टन दिन का गोबर बना रहे हैं। कराची 15,000 टन कचरा बना रहा है, जिसमें से तकरीबन 60 to 65% ऑर्गेनिक वेस्ट है। जो ये बता रही हैं कंपोस्टिंग के लिए, वो 65% है। तो अब 15,000 टन का अगर 8-10,000 टन सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो तो किसी इस्तेमाल में अभी नहीं आ रहा, वो फेंकता है। जिस तरह यहाँ पे सेटअप किया गया है वो उस तौर पे किया गया जहाँ जिस तरह बाहर काम करते हैं, ट्रांसफ़र स्टेशंस बनते हैं बहुत एलैबोरेट, बड़ी बड़ी ट्रक्स होती हैं, उनमें बहुत सारा डीजल जलाया जाता है, जमा किया जाता है। अब आपके घर से कचरा गाड़ी जो उठाने आती है वो एक बहुत बड़ा ट्रक होता है जिसका कोई तुक नहीं है, क्योंकि उसको हर 20 फुट के बाद जाके गाड़ी रोकनी है। उसकी कंजम्पशन वैसे ही कम बहुत ज़्यादा है, वो और मज़ीद कम हो जाती है। तो इंतहाई इनएफिशिएंट एक वेस्ट कलेक्शन का सिस्टम दुनिया भर में चलता रहा है इन द पास्ट। कुछ जगहों में वहाँ पे अब चेंजेस आए हैं। हमारे नेबर्स ने एक्चुअली कई चेंजेस इम्प्लीमेंट किए हैं बहुत सक्सेसफुली। मतलब इंडिया जी वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हैं लार्ज वेस्ट मैनेजमेंट की। लेकिन यहाँ पे जो गौर है सबका और जो सबका जोर है वो है कि कचरा शहर में से गायब हो जाए। मेरा घर साफ़ हो, मेरी गली, मेरा मोहल्ला, आई एम गुड, मेरा शहर। कोई ये नहीं पूछता कि वो साफ़ होके जा कहाँ रहा है। लाहौर आप देखिए ट्रांसफॉर्म हो गया पिछले 10-15 साल में। वहाँ कचरा हर जगह होता था, अब वहाँ पे आपको एटलीस्ट ज़्यादातर इलाकों में, मेन इलाकों में कचरा नहीं नज़र आता। रोड पे सफाई है, कांस्टेंट पिकअप है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता एट व्हाट कॉस्ट। उसकी कॉस्ट इज़ ह्यूज। एट दैट टाइम जब लाहौर में वो साइन किया था टर्किश डील्स के साथ, तो कराची में जो पेमेंट थी वर्सेस लाहौर एट दैट पॉइंट वाज लेस देन 1/3। अच्छा, तो ऑब्वियसली कराची में चाइनीज आए थे, कराची में चाइनीज बाद में आए जी, वहाँ पे टर्किश है। और अभी भी वो आगे पीछे होता रहता है। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट दिए, टर्किश को थोड़ा लंबा कॉन्ट्रैक्ट दिया था। एक्चुअली पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट एंड सिस्टम बहुत अच्छा बनाया था लाहौर के लिए। गवर्नेंस ओवरऑल LWMC डिड अ वेरी गुड जॉब विद द ओवरऑल प्रोजेक्ट। उन्होंने जमा किया, लेकिन उन्होंने भी उसका यूजेज नहीं निकाला। वो ले आके फेंक देते हैं। उन्होंने लैंडफिल को ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर दिया, एक मॉडर्न लैंडफिल नया क्रिएट किया लाहौर में आउटस्कर्ट्स पे, लेकिन वो भी बस लैंडफिल है। उधर कचरा जो बच रहा है वो जाके फेंक जाएगा, तो वो सोल्यूशन नहीं है। मैं जो कहता हूँ वो ये चीज़ है कि अगर एक कचरा बन रहा है, मैं कोरंगी के अंदर एक प्लॉट पे जिस पे इतनी मिट्टी थी, उस पे मैं मुख्तलिफ जगहों से अपार्टमेंट्स, ऑफिस से कचरा जमा करके, और हम 75% रिसाइकिल कर रहे थे विदाउट एनी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, टोटली देसी तरीके से, बाय हैंड सॉर्टिंग, फ्यू मशीन्स। कुछ चीज़ें आप हैंड से नहीं कर पाते, मेटल्स को अलग करना है, ये सब हमने इम्प्रोवाइज करके 20 टन की एक फैसिलिटी बनाई। वो बहुत सक्सेसफुली चलाई। फिर वो थ्रेड्स और ये सब चीज़ें आने लगी क्योंकि हम किसी की रोज़ी रोटी पे हाथ मार रहे थे। आप कचरे के ऊपर लोग आपको कत्ल करने के लिए तैयार थे, ये जरा थोड़ा सा मुझे समझाएं। तो ये एक एक्चुअली गवर्नमेंट के इदारे में मुझे एक मीटिंग के लिए बुलाया गया एक बहुत सीनियर साहब ने, और वो मीटिंग में बुला के ख़ुद चले गए। और एक और साहब जो लोकल एक्स काउंसलर थे उन्हें वो बिठा गए। तो वो काफ़ी देर मुझे इधर उधर घुमाने के बाद उन्होंने कहा आप शरीफ आदमी हैं, आप ये किस काम में पड़ गए। एंड उन्होंने कहा कराची है, यहाँ तो चलते फिरते ठा कर देते हैं लोगों को। मुफ्त मशवरा मिल रहा था। मुफ्त मशवरा मिल रहा था। तो वो मेरा भी अंदर का कराची आइट निकला। मैंने कहा जी कराची है, आज ठा यहाँ है, कल ठा वहाँ हो सकती है। वो मुझ जैसे बर्गर इंसान से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो दैट गॉट अ लिटिल इंटरेस्टिंग। आई गॉट आउट ऑफ दैट। वो आई हैंडल्ड इट एट दैट पॉइंट, बट इट वॉजंट फनी। गाड़ी चलाते मैं घर जा रहा था, तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि यार इस बंदे ने दी तो है, मैंने इससे बातें तो कर दी, लेकिन कल को अगर वाकई में वो साइड पे आके कोई बंदे आ जाएं तो आप क्या करेंगे। एंड वो वजह यही थी कि उसके अंदर कुछ जो लोकल इदारे के लोग थे वो भी पैसे कमाते थे, उनको पैसे, क्योंकि कचरा बिकता है बाय द ट्रक। अगर आप डिफेंस का ट्रक अगर आप जाके जाम छाकरों में ख़रीदना चाहें तो वो महंगा बिकता है कचरे का, और अगर लियारी का आएगा तो वो सस्ता बिकेगा, क्योंकि डिफेंस वाले में टिन कैन्स भी मिलेंगे, बोतलें बहुत ज़्यादा मिलेंगी, प्लास्टिक, पेपर, मेटल, ये सब चीज़ें ज़्यादा, तो उसकी बोली लगती है वहाँ पे। अच्छा ऑक्शन होता है एट द इवेंचुअल लैंड। कभी जाम चाकरों का एक दफा चक्कर लगा के देखिए आप, अकेले मत जाइएगा। ये कह रहे हैं बहुत ही डेंजरस जगह है। आप गए? मैंने तो उसमें डॉक्यूमेंट्री बनाई है। बताएं तो सही यार, जिन लोगों को पता नहीं है क्या वो असल में वो आप वहाँ जाके ऐसे लगेंगे जैसे एलिस इन वंडरलैंड। वो किसी और सैयारे की मखलूक वो लगते हैं, वहाँ के इंसान भी।
मतलब जिसे आप कहते हैं ना क्रिएचर्स, इंसानी शक्ल में, वो आपको वहाँ नज़र आएंगे। बच्चे और औरतें नंगे पाँव, और उनको ये नहीं है कि ये कौन सा वेस्ट है जिस पे उनके पाँव पड़ रहे हैं। एक छोटा सा क्लिनिक है, एक टूटा फूटा सा स्कूल है, और इंसानी आबादी है उसके किनारे पे, और वो जो पहाड़ है कचरे का वो उनकी ज़िंदगी है, वो उनकी एनवायरनमेंट है, वो उनकी इकोसिस्टम है। हाँ। नहीं, बिल्कुल नथिया गली की तरह। आपने नथिया गली में ड्राइव किया ना? हाँ। दोनों साइडों पर पहाड़ है। हाँ, और रास्ता सिर्फ कचरे की। नथिया गली के पास भी ऐसा पहाड़ है, एबटाबाद के पास भी है। मैं ये सब देख के आ चुका हूँ। वहाँ एबटाबाद के पास पूरी एक पहाड़ी है। पिंडी और इस्लामाबाद के बाहर बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, इस तरह एक लंबे एरिया में रवीन टाइप सी बनी हुई है। तो उधर प्रैक्टिस क्या है कि उधर ला के फेंका जाता है। ये मैं सब सारे वेस्ट का नहीं कह रहा, लेकिन कुछ वेस्ट ऐसे भी डंप हो रहा था। उमर सॉरी, ये कितने का ये कारोबार है? करोड़ों की बात कर रहे हैं हम? अरबों ना करें। ऑफ कोर्स देखिए 300 टन दिन का प्लास्टिक है। गोल्ड यार। 300 टन जो प्लास्टिक का रेट है वो एनीवेयर बिटवीन 90 से 180 रुपए तक होता है विंटर्स में, 80-90 रुपए समर्स में। अब आप 300 टन का मतलब है 3 लाख केजी। 3 लाख केजी को आप कर लीजिए 80 से, ये दिन का है। ये मैं लोएस्ट प्राइस बता रहा हूँ, 100 रुपये पे अगर आप कर लें तो व्हाटएवर 3 करोड़ रुपए दिन का तो सिर्फ सेल प्लास्टिक का है। इसमें ये हमारे जो अफगान बच्चे हैं इनका बड़ा कलियदी रोल रहा है ना, जो इनिशियल पिकिंग में। ये अभी पिछले साल जो हमने एक पॉलिसी निकाली, लोगों को हमने बेदखल किया, कोई फर्क पड़ा है उस पर? मैसिव वॉइड है अभी। इनफैक्ट बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है अगर किसी के पास कोई कैश रिच है अभी इन हालात में भी, तो ह्यूज बिलियंस की अपॉर्चुनिटी। रियली? एब्सोल्युटली। बिकॉज द अफगान्स का जो कंट्रोल था वो आई वुड एक्चुअली से 50 से ज़्यादा % जो रिसाइक्लेबल्स का ट्रेड था और ये प्लास्टिक पेपर्स वगैरह, पूरा बलूचिस्तान, क्वेटा, गवादर से वेस्ट यहाँ पे आता है और वो पूरे ट्रक लोड्स बेचते हैं यहाँ पे। वो अब ऑब्वियसली वो लोग चले गए, बहुत बीच में बहुत बड़ा वॉइड है उसकी वजह से। अच्छा एंजल, आप बिजनेसेस के साथ ज़्यादा आपका वास्ता होता है, वहाँ पे आपको क्या एटीट्यूड्स बदलते नज़र आ रहे हैं? वहाँ पे एक यर्निंग है कि जी हमें कम से कम अपने हद तक जो है कचरे को सही से टैकल करना है, रिसाइकिल करना है? So when we started off in 2019, it was very difficult to even people make understand what we are trying to do. आप आई क्यों हैं? मेरे घर वाले वर परेशान कि इतना पढ़ के पागलों वाले काम पे लग गई करना है, क्योंकि मेरे बैकयार्ड में ही कचरा जमा होता था। स्टार्ट में पैसे नहीं थे इतने, पायलट हम कर रहे थे। So at that time it was very difficult, but because of SDG goals, लेकिन अब SDG goals की वजह से और ESG जिसको हम कहते हैं environment, social governance की वजह से protocols, international protocols हैं, तो हमारे local bodies को भी फिर to some extent कंप्लाई करना पड़ता है। इनको वाकई लोग सीरियसली लेते हैं क्या गवर्नमेंट? क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड करना है। अच्छा, तो वो कंपनीज कैसे वर्क करेंगे? वो आके देखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड करने वाले के, यार ये बंदा ग्रीन वॉशिंग के नाम पे भी चलो सही है, ठीक है, बट कुछ हो रहा है, एटलीस्ट द कन्वर्सेशन हैज स्टार्टेड। कुछ हम बात कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। ग्रीन वॉशिंग के मतलब यार दिखावा कि हम भी एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं। हाँ, सब दिखावा। लेकिन एटलीस्ट कुछ माइंडसेट चेंज हो रहे हैं। बड़े जबरदस्ती करना पड़ रहा है, लेकिन करना पड़ रहा है। उसके लिए हम जैसे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं कि अच्छा, मेरा एक इंप्रेशन है कि हमारे यहाँ जो नौजवान हैं वो ऑलरेडी ज़्यादा सेंसिटाइज हैं। Am I right? Yes. बट इस बात हमारे ओल्डर जनरेशन के मेरे घर में अपना काम है ना, मेरे घर में भी 2 बिन्स है, ड्राई के और वेट के। मेरे फादर को अभी भी मुश्किल होती है, एट टाइम्स वो गलत उसमें जा रहा होता है, बट हम लोग को फिर मुझे चेंज करना पड़ता है। तो जो ओल्डर जनरेशन है हमारी, क्योंकि वही सेंसिटाइजेशन नहीं थी, समझाया उनको क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब चला जाएगा, कोई उठा के ले जाएगा। अच्छा, मेरी जो वाइफ है, ठीक है, एक दफ़ा उन्होंने भी एक सिस्टम चलाने की कोशिश की थी। वो पता नहीं कुछ 3-4 महीने कनाडा से होकर आई थी। उसने कहा कि अच्छा अब इसमें ना ड्राई होगा, इसमें वेट होगा, इसमें ये होगा। मैंने कहा लेकिन जब ये सब मतलब जब जाएंगे या जब डंप होंगे तो ये साथ ही डंप होंगे ना। nice, तो पॉइंट इज के आप घर पे तो कर सकते हैं, ठीक है, आपने कर लिया, आपने 3 बिन बना लिए और मार के सबको सिखाया कि यार प्लास्टिक इसमें है, छिलके इसमें है और या जो भी इसमें है। उसके बाद बंदा क्या करे? लाइक फ़र्ज़ करें मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं गार्बेज को सॉर्ट करूँ, मैं व्हाट देन? मुश्किल है डेफिनेटली, क्योंकि हम भी ये कहते हैं कि जब वो अलग हो जाता है तो फिर कचरे वाले के पास जाना जो कि मिक्स कर देगा। जब हम बच्चों के पास भी जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल बच्चे हैं, अब हम उनको कहते हैं कि एटलीस्ट सेग्रीगेट करना स्टार्ट करें
और एटलीस्ट अपने कबाड़ी वाले को तो दें। कॉम्पोस्टिंग हम करना उनको घर पे सिखाते हैं कि आप घर पे कॉम्पोस्टिंग, जो गीला कचरा है उसको आप घर पे ही हैंडल कर सकते हैं। जो आपका दूसरा कचरा है वो आप कबाड़ी वाले को एटलीस्ट दें, आपको पैसे भी इन रिटर्न कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। अदर देन दैट हम भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पीपल कॉन्टैक्ट अस एंड वी प्रोवाइड द पिकअप सर्विस ऑन मंथली बेसिस, ऑन बाय वीकली बेसिस। अब डिपेंड करता है कितना आपका वेस्ट निकल रहा है, हम पूरी वैल्यूएट करते हैं। एंड प्लस उसके साथ साथ हम उनको उनके ही वेस्ट का कुछ ना कुछ बना के भी दे रहे होते हैं इन रिटर्न। अच्छा। देन उसके बाद कभी कभार ऐसा भी होता है कि उनके वेस्ट का नहीं तो कुछ और हमारे पास जो वेस्ट की चीजें बनी हुई हैं हम उनको भी रिटर्न दे रहे होते हैं। मैं अगर आपको छिलके दूं, आप मुझे महीने में कंपोस्ट दे देंगे, वो मैं अपने बाग में लगा सकता हूं। बिल्कुल ऐसा ही। दैट्स व्हाट आई वांट। आपको पैसे देने पड़ेंगे ना। सो कुछ तो हम बात कर लेंगे। इट डिपेंड्स कि जो वेस्ट, जो गीला कचरा है उसके पैसे आपको रिटर्न नहीं मिलते। वाई? बिकॉज वो पूरा पानी होता है 80%, ठीक है। 20% का उसमें से कॉम्पोस्ट बनता है उसके बाद आफ्टर 90 डेज, आफ्टर 60 डेज। सो जो बाकी पूरा आपका कचरा है उसके हम आपको पैसे देते हैं, जैसे कबाड़ी वाला भी करता है। अब जब मैं आपके घर से उठा रही हूँ तो हो सकता है कि आपका कचरा इतना निकल रहा हो ड्राई जो कि उसको बैलेंस आउट कर दे, आपको मुझे गीले कचरे के लिए कुछ देना ना तो पड़े। आपके एक घर पे कर सकते हैं या मुझे पूरे मोहल्ले को साथ करना? हम कोशिश करते हैं कम्युनिटी पे करें, लेकिन जब एक भी हमें रीच आउट करता है तो एटलीस्ट टू स्टार्ट हम उनको बोल देते हैं आप जमा करना शुरू करें, एंड आफ्टर अ वीक या फिर वीक में 2 बार हम पिकअप कर लेते हैं। माय वाइफ विल कॉल यू। डेफिनेटली। मुझे एक तो ये लफ्ज़ अब बहुत मज़ाहिया लगने लगा है, अवेयरनेस, शऊर। हाँ, शऊर उजागर करें। उसकी वजह है कि जब मैं 8 करोड़ की लैंड क्रूज़र को सुपर हाईवे पे चलते हुए देखता हूँ और अचानक से उसमें से केले का छिलका उड़ के बाहर आता है तो पता चल जाता है कि क्या सूरत हाल चल रही है। इसका मतलब है कि बेसिकली ये जो फैमिली के अंदर जो ट्रेनिंग है या अवेयरनेस है, अगर वो नहीं है तो छोटा बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, औरत, मर्द, मैं उसमें तमीज़ करने को तैयार नहीं हूँ कि उनमें से एक बहुत तमीज़दार होगा और दूसरा नहीं होगा, इसलिए कि वो पूरी तस्वीर मेरे सामने घूम जाती है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी। सवाल ये है कि आपने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का नाम सुना तो होगा। सुना मैंने भी, मेरा ख्याल है हम तीनों ने, सब ने सुना है। मैं उनको अच्छी तरह जानता। कहीं मुलाकात हुई है उनसे? क्या हाल बताएं, क्या कैसी मुलाकात रही आप? देखिए, सही से बताएं। ओके, सिंध में कई मुख्तलिफ इदारे शामिल थे इन प्रोजेक्ट्स में। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काफ़ी बाद में बनाया गया और वो आइडिया ही था LWMC का रेप्लिका यहाँ पे बनाने का। उन्होंने काम सही शुरू किया। उन्होंने जो आइडिया था कि हम आउटसोर्स करेंगे और सब करेंगे, हमने उनको प्रपोजल्स भी दिए। इनको मैं एक्चुअली आई टेक दैट बैक, मैंने इनको नहीं दिया था, एक और इदारे को दिया था जो मिल के इनके साथ काम करने वाले थे। उसके अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आए थे। ह्यूज स्केल का प्रोजेक्ट था। वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर लार्ज स्केल करना कैपिटल इंटेंसिव काम है बहुत ज़्यादा। वो हमने उनको अप्रोच किया, वो कहानी कहीं भी नहीं पहुंची। अक्सर ऐसे ही होता था, गवर्नमेंट इदारों को दे, वहाँ गायब हो जाते थे। थोड़े दिन बाद मुझे वो साहब मिल गए जिन्होंने मुझे कन्विंस किया था कि यार प्रेजेंट कर दो। तो वो एक और मीटिंग में मिल गया किसी के साथ, तो वो हंसने लगे, वो कहने मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उन्होंने हमें बहुत अच्छा प्रपोजल दिया। तो दूसरे साहब ने पूछा कि आपने क्या किया इनके प्रपोजल के साथ? तो उन्होंने एक ऑफिस के लड़के को दिया, उधर से इनका लोगो हटा, एक और कंपनी का लोगो लगा, उसका तो 1 महीने बाद LOI भी उनको मिल गया, साइन ऑफ हो गया था उस ज़माने में। तो मैं कहा चलो अच्छी बात है, कोई इम्प्लीमेंट तो कर देगा। तो मैं कहा वो कब लग रहा है? मैं कहा नहीं लग नहीं रहा, LOI दे दिया है, फाइल ऊपर चली गई, दैट्स द एंड ऑफ इट। और अक्सर औकात यही होता है। एंड में जो हुआ वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेस्ट के GTS बनाए, गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशंस, जहाँ कचरा मुख्तलिफ इलाकों का आता है। कचरा कुंडी नहीं, कचरा कुंडी छोटे स्केल की, ये बहुत बड़ी कचरा कुंडी है, कई 100 टन की कचरा कुंडी, मे बी इवन 1000 टन की। तो वहाँ से फिर बड़े ट्रकों में ये ट्रांसफ़र करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। अब कॉन्ट्रैक्ट जमा करने का एक अलग है, GTS का अलग है, GTS से ट्रांसफ़र का अलग है, और लैंडफिल का फिर वो KMC की मैनेजमेंट में और सिंध सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट में चला जाता है। उसके लिए पेमेंट का एक सिस्टम है पर किलो के लिहाज से। लेकिन वो चक्कर यही है कि आप जितने स्टेप्स बीच में लाते जाते हैं और जितने मुख्तलिफ प्लेयर्स आते जाते हैं तो वहाँ हर जगह इनएफिशिएंसी है। जब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ पूछता हूँ, आपके ख्याल से कचरे की कलेक्शन में सबसे बड़ा धंधा किस चीज़ का है? जैसे ये प्लास्टिक्स कर रही हैं, पेपर्स अलग कर रही हैं, फर्नीचर बना रही हैं, तो ये जो ट्रक्स इतने चलते हैं इसमें क्यों किसी की रोज़ी रोटी मारी जा रही होगी?
इसमें एक क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो है डीजल। डीजल गेम सारा डीजल का है। 15,000 टन जमा करने के लिए आपको बहुत सारे ट्रक्स चाहिए और उनको बहुत सारे मील चलना है। जितने मील उन्हें चलना है उतनी वो ना चलते हैं, ना उतने ट्रक्स होते हैं। आपको अक्सर औकात कराची के SSWMB के ट्रक हाईवे पे जाते हुए इंटीरियर सिंध में नज़र आएंगे। वो कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने देखे भी हैं कि ये जा रहा है। तो डीजल जो है ना वो मेन गेम है। फिर सेकंड चीज़ है रिसाइक्लेबल मटेरियल। आप डिफेंस में रहते हैं अगर कराची में, डिफेंस की कुछ मार्केट्स हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है प्लास्टिक, जो जमा होता है वो ऊपर से जो जमा करने वाले हैं जो ऊपर नज़र आता है वो हटा लेते हैं। आपने अक्सर ट्रकों में पीछे बैग्स लटके हुए देखे, वो उनमें वो प्लास्टिक होता है और मेटल होता है। और इनफैक्ट मैं ये बताता हूँ, खैवान बुखारी पे एक पॉइंट है, वहाँ पे भी होता है ट्रांसफ़र। वहाँ ट्रक्स आते हैं, साइड पे लगते हैं, बड़े वाले बैग्स उधर ट्रांसफ़र होते हैं। उनको जो वहाँ वर्कर्स हैं फिर उनको पेमेंट होती है और उसकी एक पेमेंट स्ट्रक्चर जाता है कई जगहों पे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो एवरीबडी इज़ हैप्पी, एवरीबडी मेक्स अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन सफाई नहीं होती। ये आपने एक्सप्लेन कर दिया ना, पूरा पैरेलल सिस्टम है ना। एक पार्ट और है जो आपने अफगान बच्चों का कहा था, तो वो अफगान बच्चे यहाँ नहीं रहते, दे आर नॉट रेफ्यूजीज। ये आते हैं, फैमिलीज आती हैं 9 महीने के लिए यहाँ पे। दे आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पीपल, और मैं एक्चुअली उनके साथ काम भी कर चुका हूँ और मैं उनको बुरी नज़र से नहीं देखता था, क्योंकि वो वाला काम कोई और नहीं करता यहाँ। सवाल ये था कि वो कचरा कुंडी क्यों बनी हुई है, आप लोगों के घर से क्यों नहीं वेस्ट उठाते, आप दुकानों से खुद क्यों नहीं उठाते वेस्ट। कचरा कुंडी की क्या ज़रूरत है कि सब ला के वहाँ फेंकें, आप वहाँ से उठाएंगे। अगर बाहर खुला वेस्ट पड़ा होगा तो लोग सामान निकालेंगे। फिर ज़रूरी नहीं है कि लोगों ने कचरे कुंडी के बाहर फेंका हो, जो आके उसमें से सामान निकाल रहे हैं वो अक्सर औकात बाहर फेंक देते हैं। तो वो कचरा कुंडी का तो कोई तुक, एक स्पेशली एक ऐसे इलाके में जहाँ पे टैक्स हाई है, जहाँ पे बड़े बड़े घर हैं, और मैं सिर्फ डिफेंस की बात नहीं, मैं PCHS, KDA, मोहम्मद अली सोसाइटी, बहुत सारी जगह, कराची, लाहौर में तो ह्यूज एरिया। ये तो होने का ना कि ये मसलन मैं UAE गया, ये तो अक्सर जाते रहते हैं, वहाँ क्यों नज़र नहीं आता, वो ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं कर पा? बहुत सारा पैसा लगाते हैं बस। और रूल ऑफ लॉ भी होगा ना। लेकिन मैं आपको UAE और सऊदी का भी बता दूं, जमा होके वहाँ भी उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, वहाँ भी आप लैंडफिल जाएं तो बस लैंडफिल बहुत कायदे से बना हुआ है, उधर प्रोटेक्शन दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद कुछ काम नहीं कर रहा है। बहुत छोटे स्केल पे बिया ने वहाँ पे काम शुरू किया था अभी, सऊदी अरब में कुछ प्रोजेक्ट्स अब आजकल, और ये सारी जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं वो वहाँ जाती हैं। तो अगर आप पाकिस्तान में $30-40 पर टन की बात कर रहे हैं, वहाँ $70-80 की बात हो रही है। मेरा ख्याल है डेनमार्क में सबसे बेहतर रिसाइकलिंग हो रही है कचरे की। डेनमार्क, स्वीडन, ये लीडर्स। मैं आपको एक मज़ेदार कहानी बताता हूँ। अगर हम अब इंटरनेशनल लेवल की बात करें ना, मैं एक दफ़ा गया मालदीव्स। अच्छा, बड़ा खूबसूरत, राइट, वो सारे रिजॉर्ट, आइलैंड्स, माले में भी देखा तो इतना बुरा नहीं था जितना हम थोड़ा बहुत हमने देखा। वैसे जब हर दिन ना सुबह को हम जागते थे, तो एक दिन मैं बहुत जल्दी जाग गया, तो पूरी टग बोट्स जा रही हैं कचरे से भर के। मैं किसी बंदे से पूछा, मैंने कहाँ जा रही हैं, तो वो बड़ा मतलब शर्मा के उसे नहीं बताया। मैंने गूगल किया तो 2 पूरे जजीरे हैं। जी, मैं जा चुका हूँ। You've seen those? I've been there. Yes, I presented to the minister over there. और इत्तेफाक ऐसा था कि मुझे वहाँ भेजा गया था, मैं कैनेडियन कंपनी के लिए काम करता था उस ज़माने में, वेस्ट टू एनर्जी की। हम वहाँ गए, वहाँ भी ये पता चला वहाँ तो मोहल्ले की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जी। और उन्होंने हमसे ये कहा कि एक मलेशियन साहब मुझे मिले जो गवर्नमेंट के साथ वहाँ काम, उन्होंने कहा $70,000 दो, तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट सामने रख दो। तो मैंने कहा जो इन्होंने पहले साइन किए हैं कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कहा कैंसिल। तो मैंने कहा कल जब कोई $75,000 देगा, कहने लगा फिर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। मलेशिया की आपने यूँ बात की, छोटी सी एग्जांपल, अभी कुछ महीने पहले मेरा ताइवान जाना हुआ, तो ये जो हमारे ईस्ट एशियन जो मुल्क हैं वहाँ पे ये सफाई और उसके बारे में वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि पूरा नेशनल OECD है ना। वहाँ पे मैं जो 2-3 दिन था एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, मैंने बहुत घूम फिर के, मैं हर जगह कचरा ढूंढ रहा था कि मुझे कहीं पर नजर आए, क्योंकि मुझे बहुत और लग रहा था कि हर जगह हर चीज़ इतनी साफ़ सुथरी है, आपको कहीं पर सिगरेट का बट भी नज़र नहीं आएगा ना। तो मैंने पूछा वहाँ पे जो हमारे ताइवानीज फ्रेंड्स थे, मैंने कहा यार क्या सीन है। उन्होंने कहा क्योंकि बरसा बरस से एक सिस्टम चल रहा है,
यहाँ पे हर बंदा इतना ट्रेंड है। उसने मुझे बताया कि मेरे वालिद साहब अगर रात जैसे 9 बजे हमारा टाइम है ना हमारा कि वो पिकअप करेगा घर से, तो लंदन वगैरह में तो हमने क्या देखा था कि हम निकाल के बाहर रख देते थे ना, वो आके ले जाते हैं। उधर आप बाहर भी नहीं रख सकते। तो शी सेड टू मी कि वो मेरे अगर वो हम फिल्म देखने भी जाते थे, बच्चे थे जब, तो वो फिल्म छोड़ के 9 बजे वो मेरे वालिद साहब वापस आते थे कि वो 9 बजे ट्रक आएगा, उसी वक्त मुझे निकाल के ट्रक में रखना है, वो ले जाएगा, आपको कहीं पे कोई ट्रैश नज़र नहीं आएगा। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है ना, ये हमारे जहाँ पे हम खड़े हैं। थोड़ी मखलूक भी मुख्तलिफ है। आपको हमारी जैसी मखलूक चाहिए तो आप वियतनाम जाएं, हाँ। मिलेगा आपको, वहाँ पे ऐसी कचरा मिलेगा, वहाँ के वाटरवेज इसी तरह गंदे हैं। सबसे बड़ा जो डिफरेंस जो आप बता रहे हैं ना, सिंगापुर जाएं, ब्यूटीफुल, बिल्कुल एक चीज़ नहीं आपको इधर से उधर नज़र आएगी। इनफैक्ट अगर आप ईस्टर्न यूरोपियन ममालिक में जाएं, वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त सफाई है, बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन जहाँ पे एजुकेशन नहीं है वहाँ पे आप ये नहीं सिखा सकते। तो देखें ये तो नस्ल दर नस्ल जब लोग ट्रेन होते हैं तब होगा। मैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, मैं थोड़ा ये चाह रहा हूँ कि हम हमेशा बात करते हैं सॉल्यूशंस की भी ना, मसले तो आपने बता दिए, गवर्नेंस के भी हैं, दूसरे भी हैं, हमारी तालीम का भी फुकदान है। अब अगर हमें इसको ठीक करना है, आपको लग रहा है कि आर वी इंचिंग टुवर्ड्स सम सॉल्यूशंस या नहीं अभी? अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट, बिकॉज हमारे यहाँ आता है फेजेस में आता है, यू नो, इंटरेस्ट कचरे के अंदर। अभी जैसे आप लोग एंजल बताई थी कि कंपनीज ग्रीन वॉशिंग थोड़ा बहुत करती हैं, चलें कुछ इंटरेस्ट तो जनरेट हो रहा है, कुछ तो काम हो जाएगा उसी बहाने। लेकिन जो ये वेस्ट का है ना, अभी सबको जोश रहा है। इन द लास्ट 1.5 month जो प्रोजेक्ट्स में 10 साल से लोगों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से कह रहा हूँ लगा लो, तुम लोगों की पावर, तुम लोगों की गैस, तुम लोगों की हीट, ये सब कुछ मैनेज हो सकता है। कोई नहीं सुनता था। पिछले 1.5 महीने में मुझे 3 मुख्तलिफ कंपनी से कॉल आ। उमर भाई यार कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? वो जो आप प्रोजेक्ट की बात करते थे वो हो सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है। जाम छाकरों पे भी, गोंद पास में भी, लाहौर, पेशावर, आप मुझे जेकबाद दे दें, कोई भी दे दें पाकिस्तान का शहर, उसमें ही हो सकता है। एबटाबाद में भी हमने प्रपोजल दिया था, वहाँ भी वो ऐसे ही गया। पेशावर, लाहौर, वी ट्राइड एवरीवेयर। बात यह है कि आप लैंडफिल को कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड एनर्जी, जिसकी कॉस्ट आप किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिटरली मुफ्त है, वो पड़ा हुआ है। लेकिन उसको प्रोसेस करना, उसको साफ़ करना, उसको अलग करना, जो ये लोग अभी कर रहे हैं एक छोटे स्केल के ऊपर काम, उसको जब आप हज़ारों और लाखों टन की बात कर रहे हैं, तो मैंने जो प्रपोज़ल उस वक्त बनाया था हमारी कंपनी ने, तो वो यही था कि आप कचरा लाइए, वहीं पे सॉर्ट होगा। ना सिर्फ ये कि जो कचरा हर रोज़ 10-15 हज़ार टन जमा हो रहा है वो वहाँ पे इस्तेमाल में लाएं, और जो पीछे सारा पड़ा हुआ है जाम छाकरों गोंद पास में, उसको भी निकालें ताकि वो ज़मीन को साफ़ करें। अच्छा, ये आप बात करें मार्केट ओरिएंटेड सॉल्यूशंस की, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी है 100%। ऐसा नहीं हम कह रहे गवर्नमेंट से कि जी कि गवर्नमेंट बोलेगी खजाना है ही नहीं, है ना, आप गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांग रहे। गवर्नमेंट से क्या मांग रहे हैं? गवर्नमेंट से हम मांगेंगे जो चार्ज वो अभी करते हैं कि अगर आपने एक ट्रक कचरा बनाया, आपके यहाँ कोई इवेंट हुई, आपको डंप करवाना है, तो वो उसका एक 5, 6, 7 रुपये पर किलो चार्ज होता है लैंडफिल। हम कह रहे हैं अगर हम वो प्रोजेक्ट करें जो हमने उस वक्त प्रपोज किया था कि वो 7 रुपये अब आप हमें ट्रांसफ़र कर देंगे, दैट्स इट। तो आपको तो बेसिक इन अ वे दैट्स योर मॉडल। एग्जैक्टली, सो वी हैव ट्राइड सिमिलर एज वेल, बट जब गवर्नमेंट की बात, थोड़ा सा हमारा क्या फ़ायदा होगा, थोड़ी सी वो मुश्किल आ जाती है। बट एटलीस्ट वी आर ट्राइंग, कुछ हद तक कुछ कन्वर्जेशन स्टार्ट भी हुई हैं, तो आई एम होपिंग कि एटलीस्ट छोटे लेवल पे ही, भले एक जगह से ही भी स्टार्ट, तो एटलीस्ट प्राइवेट लेवल पे अभी सोसाइटी के साथ वी आर अबाउट टू स्टार्ट, जो कि 2000 प्लस आपको फाइनेंस अरेंज करने में कहाँ से सपोर्ट मिल रही है? सिंस वी स्टार्टेड इट्स बूटस्ट्रैप्ड, मतलब खुद से पैसे लगाए हुए हैं। हम 3 पार्टनर्स हैं, मैं, नौशाद एंड शहरियार, हमने तीनों ने पैसे लगाए हुए हैं अपने। बट नाउ हम अच्छा मतलब स्टेबल हो गए हैं। वी हैव आवर एम्प्लॉयज़ एज वेल, जो कि लेबर भी हैं, ड्राइवर्स भी हैं, फिर ट्रेनर्स भी हमारे हैं उसके अंदर। तो वी हैव मल्टीपल पीपल वर्किंग विद अस नाउ। तो लेकिन उमर, आपका जो आपका बड़े स्केल वाला है, उसमें क्या फॉरेन गवर्नमेंट? तो उसमें देखिए, उसमें क्वांटम इतना बड़ा है, दैट इन्वेस्टमेंट इज इन द बिलियंस। तो वो लोकल इन्वेस्टर्स अलोन या लोकल फाइनेंसियर्स अलोन के थ्रू एक्चुअली नहीं हो सकता, स्पेशली विद द काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट जो हमारे हैं। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को वर्ल्ड बैंक, ADB और इन इदारों के थ्रू, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑल ऑफ देम, देखिए ये प्रोजेक्ट ऐसा है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे। अब कितने होंगे वो क्वांटम तो स्टडी के बगैर मैं नहीं कुछ मेंशन कर सकता।
आपके बिजनेस जनरेट होगी, जॉब क्रिएशन होगी, एक नई इंडस्ट्री बन जाएगी जो एक अभी बिल्कुल इनफॉर्मल सेक्टर में बुरी तरीके से हैंडल किया जा रहा है, इनएफिशिएंसी है, वो हट सकती है। 10 से 20 साल के बीच में जो आपका लैंडफिल की ज़मीन है वो साफ़ होके, प्रपोजल मेरा ये था कि आप उसको इंडस्ट्रियल एस्टेट बना दीजिए, फ्यूल वहीं आके गिर रहा है, वहीं उस फ्यूल को इस्तेमाल कीजिए और इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर लीजिए। मतलब पूरा एक सर्कुलर साइकिल बन गया है। मसाइल जो गंभीर इनका हैं। मॉडल एक छोटे स्केल पे है, हमने उसको ब्लो अप किया मेट्रोपॉलिटन स्केल के ऊपर, बस ये फ़र्क है। शहर की लेवल पे कैसे तो चले है इश्यूज हमारे काफ़ी। यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगी, एज मिस्टर उमर मेंशन बिफोर एज वेल, हम एग्रीकल्चर कंट्री एंड हमारे पास डेयरी बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट 65%। सो जब हम ये पूरी रिसाइकलिंग का या कॉम्पोस्टिंग का प्रोसेस भी करते हैं, एनर्जी जो चाहिए ना हमें, तो एनर्जी के विदाउट काम नहीं चल सकता। तो जब भी डिग्रेडेशन हो रही होती है तो बाय प्रोडक्ट इज द गैसेस। बायोगैस आराम से हमारी कन्वर्ट हो सकती है एनर्जी प्रोसेस में। तो इट्स अ मॉडल कि जिस तरह से ये बता रहे हैं कि शुरू में तो भले पैसे लगे, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ सर्कुलर इकोनॉमी का पूरा मॉडल है। इंडिया में जो ये बनाया था, नाउ दे आर, उन्होंने पैसे लगाए बट नाउ दे आर प्रॉफिटेबल है, वो पूरी उनकी एक स्टेट उससे चल रही है। तो व्हाई कांट, और सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं, मैं कहता हूँ बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल। उसमें गवर्नमेंट के भी पैसे बनते हैं, लोगों की भी बेहतरी आती है, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ना सिर्फ उनके फ्यूल उनके पास सिक्योर हो जाता है, उनका गैस आ जाती है, नॉट फॉर एवरीवन ऑब्वियसली, लेकिन जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। और दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट लाने का भी एक बहुत अच्छा ज़रिया है, बिकॉज ये ज़्यादातर मटेरियल्स जो वहाँ से निकलते हैं वो अभी हम इम्पोर्ट करते हैं। तो वो सब चीज़ें वापस आ सकती हैं। नीचे 10 किस्म की इंडस्ट्रीज़ खड़ी होंगी रिसाइकलिंग की, फॉर्मलाइज तो करें। ठीक है, तो मतलब ये कि सॉल्यूशंस हमारे पास हैं, मौजूद हैं, बाकी मुल्क कर चुके हैं, हम भी कर सकते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, हाँ, दोनों लेवल्स पे हैं, बशर्ते कि कोई सुने। आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शब बखैर।